अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अफगान महाजरीन के हवाले से। अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन अब ख़त्म हो चुकी है और कराची में कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई। ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे मुल्क में ही कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया है। क्या ये कार्रवाइयाँ सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ हो रही हैं या फिर जो दूसरे अफगान महाजरीन हैं जिनके पास कार्ड मौजूद है पाकिस्तान की सिटीजनशिप का, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? दर्जनों गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को गिरफ्तार किया गया है और गैर कानूनी असलहे और मनशियात का काम करने वाले जराइम पेशा जो अफराद थे जो इन कार्रवाइयों में मुलव्विस थे वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। शहर के कौन से इलाके हैं जहाँ पर ये छापामार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और किस लेवल पे ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये भी मालूम करने की कोशिश करेंगे। सूबाई हुकूमत के पास गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की मुल्क बदरी से मुतल्लिक क्या प्लान्स हैं और कैसे इस सिचुएशन को वो हैंडल करेंगे। गिरफ्तारियों के बाद मुतअद्दिद अफगान शहरी रेफ्यूजी कैंप्स में भी जा चुके हैं, जबकि जो आदादो शुमार हैं अफगान महाजरीन 1989 से पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े अफगान महाजरीन की मेज़बानी करने वाले ममालिक में शामिल है। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा दूं आपको। कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली SSP केमाड़ी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात कर लेते हैं, खुशामदीद कहेंगे उनको प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम फैजान अली साहब। वालेकुम सलाम। कैप्टन साहब, बात हम कर रहे हैं अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है, कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है उनके खिलाफ जो कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। कौन से इलाके हैं जहां पर ये कार्रवाइयां की जा रही हैं और किस लेवल पे की जा रही हैं? मैम बेसिकली ये अफगान की रिपेट्रिएशन का जो फेज 2 है उसको 1 अप्रैल से शुरू कर दिया गया था। फेज 1 में जितने भी इलीगल्स थे जो आज से पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था वो कंप्लीट होने के बाद अभी ACC कार्ड होल्डर्स जो अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स है उनके खिलाफ ये एक्शन शुरू हुआ। ये आज से इसी साल के आगाज से सबसे पहले इनकी मैपिंग वगैरह की गई कि जिन जिन इलाकों में ये अभी रह रहे पूरे कराची में और पूरे सिंध में, उन तमाम की मैपिंग होने के बाद 1 अप्रैल से ये प्रोसेस शुरू हुआ है। और अब तक मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 474 के करीब जो है वो अफगानी जो है उनको हमारा जो अमीन सेंटर जो हमने बनाया हुआ है रेफ्यूजी कैंप, वहां से हमने ट्रांसपोर्ट किए हैं टुवर्ड्स जैकबाबाद और फर्दर ये आगे बलोचिस्तान से होते हुए चमन बॉर्डर पे जाएंगे। और इस वक्त तकरीबन 400 के करीब हमारे पास बैलेंस भी अवेलेबल है और ये इंशाल्लाह आज से 102 दिनों में जो है वो भी इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। और ये प्रोसेस जो मैं आपको बताऊं कि कराची के 8 जो जिले हैं तमाम में चल रहा है और डेली की बुनियाद पर जो है तमाम डिस्ट्रिक्ट से कुछ ना कुछ तादाद में लोग जो है कैंप पे आ रहे हैं जिनका यहाँ पे लॉजिंग वगैरह का बंदोबस्त किया गया है और 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर इनको जो है वो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली साहब, ये ज़रूर बताइएगा कि ये कराची में जो अफगान बच्चे हम देखते हैं जो कचरा चुनने वाले हैं, अफगान बस्तियों में जो लोग आबाद हैं, फिर जो शहरी इलाकों में जो अफगानी आबाद हैं, उन सब पे काउंटर चेक रखा जा रहा है? जी मैम, इसमें जो इनिशियली जो पुलिस ने और स्पेशल ब्रांच ने जो मैपिंग करनी स्टार्ट की थी उसमें जितनी भी आबादियां थी, जिन जिन इलाकों में सबसे ज्यादा आबादी जो आप देखेंगे कराची में तो आपको डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मिलेगी, जैसे सोराबकोट जैसे इलाके हैं, लासिफ स्क्वायर के जहाँ पे ज्यादातर अफगानियों की आबादी, इसके बाद जो है इसके अलावा केमाड़ी में, कोरंगी में और मलीर में काफी इनकी आबादियां, तो उन तमाम को वहां पे मैप किया गया और मैपिंग करते वक्त एक स्पेशलाइज्ड परफॉर्मा जो है वो परफॉर्म किया गया था जिसके अंदर हर चीज की उसकी डिटेल्स वगैरह दी जा रही थी, जिसमें ना सिर्फ वो उनके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जा रहा था और जिन जिनके पास कार्ड थे, अगर वो POR जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन के कार्ड थे या वो इलीगली रह रहे थे या उनके पास ACC कार्ड था, तो उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके मैपिंग की गई और उसमें से सिर्फ अभी जो ACC कार्ड होल्डर से सिर्फ उन्हीं को रिपेट्रिएट कराया जा रहा है ताकि प्रोसेस को थोड़ा स्मूथ लाइन किया जाए। तो कहीं पे आपको मज़ाहमत का सामना तो नहीं करना पड़ा? मैम अभी तक 8 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कार्रवाइयां हुई हैं तकरीबन 1 अप्रैल से शुरू हुआ था और तकरीबन अभी 10 दिन होने वाले। अभी तक इस तरह की कोई रेजिस्टेंस अभी तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पेश नहीं आई। और आपको मैं ये भी बताता चलूं साथ साथ कि ये प्रोसेस जो पुलिस तो कर रही है लेकिन इसके अलावा भी जो हमें इतलात मिल रही हैं कि लोग जो है वो वॉलंटरीली भी अपना जो है वो सामान अपनी गाड़ियां खुद जो है करवा कर वो अफगानिस्तान की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उनकी भी काफी तादाद है जो
बॉर्डर से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि लोग वॉलंटरीली भी अभी जा रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई, ये तो बड़ा पॉजिटिव साइन है, और अगर वो तावन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएंगे कि कितनी तादाद है कराची में जो टारगेट की जा रही है अफगानियों की? मैम, इसमें जो है ना वो एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता। डिफरेंट फिगर्स हैं, डिफरेंट एजेंसीज की, मतलब पुलिस की डिफरेंट फिगर्स हैं, स्पेशल ब्रांच की अपनी है, लेकिन तकरीबन थाउजेंड्स में है। आई थिंक 20,000 प्लस की जो फिगर है वो एक जो है ना पूरे कराची में और दोनों सिंध को मिलाकर एक नजर आ रही है। और अभी जब रिपेट्रिएशन का अमल शुरू हुआ है तो देखते हैं कि फोर्सफुली जो है ना कितने रिपेट्रिएट होते हैं और वॉलंटरीली कितने होते हैं, क्योंकि इसमें एक इशू ये आता है कि कुछ लोग जो वॉलंटरीली चले जाते हैं वो उस तरह से फिर काउंटिंग में नहीं आते, जिस तरह हम लोगों को लाकर कैंप्स के अंदर उनको रजिस्टर करने के बाद नादरा के थ्रू और FIA के ऑफिस के थ्रू हम उनको करते हैं तो वो हर चीज अकाउंट फॉर हो जाती है। लेकिन जो लोग वॉलंटरीली चले जाते हैं तो वो अकाउंट फॉर नहीं होते, तो इसलिए फिगर्स में भी बाद में फर्क आता रहता है। अच्छा, बड़े बड़े अगर हम कारोबारी मराकज देखें, मार्केटें देखें, तो वहां पर इनकी काफी बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है जो कारोबारी तबके से मुंसलिक है, तो उनके खिलाफ भी ये कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं, और उनको कैसे हैंडल किया जाएगा इस सारी सूरत हाल में? मैम देखिए, इसमें एक बिल्कुल एक पॉलिसी जो है वो बन चुकी है। इनको जो जितने भी ACC कार्ड होल्डर्स हैं इनको यहाँ से जो है ना वो मतलब निकालना है, यहाँ से उनको माइग्रेट करवाना है। तो इसके ऊपर तमाम को 3 महीने का पहले जब ये पॉलिसी बन गई थी उसी वक्त इन तमाम को जो है ना वो शुरू मसाजिद के जरिए भी और वैसे भी सोशल मीडिया के थ्रू और दूसरे चैनल्स के थ्रू भी इनको जो है ना तमाम को बताया गया था कि ये भी पॉलिसी बन गई और आप लोगों ने जाना है। और पॉलिसी में अगर आपकी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज वगैरह हैं तो उनको अपने हिसाब से आप डिस्पोजल करें, ताकि कल को जब आप जाने लगे तो फिर ये इस तरह के इश्यूज पेश ना आए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी तक जो हमने देखा है ज्यादातर लोग जिनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज थी वो खुद ही वॉलंटरीली अपनी प्रॉपर्टीज को यहाँ से डिस्पोज करने के बाद जाना शुरू हो गए, या जो उनकी यहाँ पे रिश्तेदारियां या उनके हवाले करके जा रहे हैं। अभी तक तो इस तरह की कोई रजिस्टर्स या इस तरह के मसले मसाइल पेश नहीं आए, लेकिन जिस तरह मैं समझ रहा हूँ कि अभी प्रोसेस जिस तरह बढ़ता जाएगा और तो फिर मैं समझता हूँ कि शायद कुछ इलाकों में हमें किसी किस्म के रजिस्टर्स पेश आए, लेकिन जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बनाया गया है तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से, मैं समझता हूँ वो काफी इफेक्टिव होगा और इनको इंशाल्लाह से रिपेट्रिएट करने में हम कामयाब होंगे। जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो इंशाल्लाह मिल जाएंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कैप्टन फैजान अली साहब के कुछ तो ऐसा बनाया गया फुल प्रूफ, कुछ ऐसी चीजें बनाई गई, कुछ ऐसे प्लान्स बनाए गए कि जिनका कुछ रिजल्ट सामने आएगा। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, बात हम कर रहे हैं अफगान शहरियों के हवाले से जो कि पाकिस्तान में आबाद हैं। मेरे साथ जो मेरे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका भी आपको तारुफ करवा दूं। बुलंद खान जुनेजो साहब तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, जबकि शेख खालिद सुल्तान साहब MKM से ताल्लुक है, ये हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, और सलीम सिचवानी साहब PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। खुश आमदीद कहेंगे आप दोनों हजरात को। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और बिजी स्केड्यूल में से हमारे प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लेके आए, ये बड़ी बात होती है हमारे लिए। पहले मैं बात करना चाहूँगी शेख खालिद सुल्तान साहब आपसे, कैसे देखते हैं आप इन हुकूमती इक़दाम को? कुछ रिजल्ट सामने आएगा? देखिए, असल तो कराची इतना थिक पॉपुलेटेड सिटी है पाकिस्तान का पहले से ही। जब ये अफगान वार का मसला शुरू हुआ 40 साल से ज़्यादा हो गए, 42 बल्कि 44 साल के लगभग 1979 44 साल के लगभग होने को आ रहे हैं। और यहाँ से 10 से 15 लाख अफगान महाजिर आके कराची में सेटल हुए। अच्छा, उस वक्त क्योंकि सूरत हाल ऐसी थी कि पूरा दुनिया जो है वो रेशन वार की वजह से उनको सपोर्ट कर रही थी, तो हमने और पाकिस्तान की जो इदारे हैं उन्होंने भी उसको जाहिर है, लेकिन वो बजाय इसके यहाँ आके कैंप्स बनाए गए थे उसमें रहते, उन्होंने जो है दीगर चीज़ों में भी इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी लेनी शुरू कर दी। फिर 10-12 लाख लोग अचानक किसी शहर में आ जाएं जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ऑलरेडी जो है वो तबाही की तरफ माइल था, पानी की शॉर्टेज थी, बिजली का मसाइल थे, गैस के प्रॉब्लम थे, रोड्स जो है वो इतने नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा मसला था। तो वहाँ हर एक बहुत बड़ा बोझ आ गया, लेकिन क्योंकि इस्लामी मुल्क था, पड़ोसी था, और फिर वो हमारी इत्तेहादी उसमें शामिल थे लोग जो आ रहे थे यहाँ पे, तो इसलिए उनको एक्सेप्ट किया गया। लेकिन कुछ अर्से बाद जब ये मसाइल हल वो रेशा
वार ख़त्म हो गई रशिया से, तो उस वक्त ये तय हुआ था कि इनको भेज दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं गए, बल्कि उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा, तो उसके आड़ में जो है वो क्रिमिनल एलिमेंट्स भी। खालिद साहब, आपको नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा लैक करती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कि आप अगर किसी को अपने मुल्क में दावत देते हैं, आप उनकी हेल्प करते हैं, तो उन्हें बाउंड्री नहीं किया गया, उन्हें मतलब पूरे मुल्क में छोड़ दिया गया। आप अपने घर की मिसाल दें, अगर कोई मेहमान आपके घर आता है, आप किसी को दावत देते हैं, तो क्या आप उन्हें एक्सेस दे देते हैं कि आप अपने पूरे घर में वो कहीं पे भी जा सकें? जी, असल पाकिस्तान में खासतौर पर क्या सिंध में करप्शन का इतना ज़्यादा वो दौर दौरा है, जिसकी वजह से, क्योंकि कवानीन तो मौजूद थे और कैंप्स भी बनाए गए थे, बाकायदा उनकी बस्तियां बनाई गई थी, इनसे बाहर नहीं जाएंगे, और उनकी हदूद तय की गई थी, उनको गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा वहाँ के खयात वगैरह भी दिए जा रहे थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे चंद टकों के अवध सब कायदे कवानीन जो है वो पसे डाल दिए जाते हैं, और कराची में तो वैसे भी अब कोई यहाँ का वली वारिस नहीं रहा, और तमाम लोग अब बाहर से आ गए हैं। आप भी बैक ऑफ हो गए? आप तो कहते थे कि हम कराची वाले हैं। वारिस से मतलब गवर्नमेंट की सतह की मैं बात कर रहा हूँ। तो सर आप भी तो गवर्नमेंट में मौजूद तो हैं ना, आप ऑपोजिशन में हैं या कहीं पे भी? 3 गवर्नमेंट्स हैं ना, एक तो बल्दियाती गवर्नमेंट है जो तमाम ये सिविक्स मामला को संभालती है, किसी भी लेवल पे मौजूद, सूबाई गवर्नमेंट जिसका ये जहाँ पे तमाम रूल्स चलते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के तो डिफरेंट जो है वो एक लिमिटेड पॉलिसीज है। फेडरल गवर्नमेंट तो जान छुड़ा लेती है, वो तो कहती है कि जी 18वीं तरमीम कर दी हमने, सब हुकूक दे दिए सूबों को, और सब कुछ भी और दे दिए, और तमाम सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिए ना। अब ये अलग बात है कि सूबाई हुकूमत हमारी खासतौर पर सिंध की जो सूबाई हुकूमत है जो 16 साल से मुसल्लत है, उसने वो जो है वो इख्तियार दे दिया। ठीक है। सलीम साहब से भी बात कर लेते हैं। सलीम साहब, आपके दौर में भी पीटीआई का दौर, हालांकि बहुत छोटा सा अरसा था, कम 3.5 साल का वक्त, लेकिन उसमें भी इस पर काफ़ी काम हुआ, काफ़ी इकदामात उठाए गए, इस पर काफ़ी बातचीत की गई, डायलॉग्स हुए, तो बड़ा अहम किरदार आपकी गवर्नमेंट ने भी अदा किया है इस मामले में। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये जो अफगान पॉलिसी है ना, पाकिस्तान की 75 साल नाकाम पॉलिसियों में से एक पॉलिसी है। आप देख लें, जिस वक्त अफगान वार हो रही थी तो ईरान ने जो है वो अपनी बॉर्डर के ऊपर कैंप्स लगाए, और तमाम माजरीन को जो है उन्होंने कैंपों में बसाया, इनको हर चीज़ का सहूलत दी, इनको खाने पीने और दीगर तमाम सहूलियत वहाँ पे मुहैया की और उनकी खातिरदारी की। जबकि हमारे यहाँ पे जो है ना, अगर 10 लाख माजरीन हैं तो 1 लाख से भी कम को कैंपों में रखा गया, बाकियों को अंदर डाल दिया गया, और 10 लाख के जो रखने के पैसे थे वो अमेरिकन गवर्नमेंट से लिए गए, और वो उसको गवर्न किसने कहाँ किए वो अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा। मगर ये करप्शन जो है ना, ये सबसे अहम किरदारी जो अफगान माजीन है। ठीक है। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है, जगह बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था, बांग्लादेश आज हमारे पास लाखों की तादाद में थे, मेजोरिटी जो हमारी जो है ना रिटर्न हो गई है। पहले हर जगह पे आपको काम करते हुए बंगाली मिलते थे, मगर अब आप देख लें, आपको बंगाली आप ढूंढने जाएंगे, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। क्यों? कि वहाँ हुकूमतें तरक्की की जानिब माइल है, और पाकिस्तान जो है वो तनज़ुल की तरफ इन्होंने धकेल दिया है। ये जो रिजीम चेंज हुआ था, इससे तो मज़ीद आके पाकिस्तान का खाना ख़राब कर दिया है। ये 9 अप्रैल के वही मनूस दिन था जिस दिन जो है वो रिजीम चेंज करके सिंध हाउस में मंडियाँ लगाई गई थी और लोगों की खरीद और फरोख्त की गई थी, और एक मुंतखब हुकूमत को पैसे के जोर के ऊपर उतारा गया था। तो ये अफगान ब्लैक स्ट्रिप आपने इसी उस पे लगाई? जी बिल्कुल। आज एहतजाज हम लोगों का 9 अप्रैल के हवाले से। अच्छा। और काली पट्टियां भी लगाई हैं, और उसमें रैलियां भी हम लोग निकाल रहे हैं, और भरपूर तरीके से एहतजाज जमहूरियत में बिल्कुल है, और हुस्न है ये जमहूरियत। तो ठीक है, हक है आपका। अब ये जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनमें से भी अभी आप देखें तो अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो पाकिस्तान के मुकाबले में बेहतर स्टेबल हो रही है। जी ठीक है। अब थोड़े अरसे के बाद ये खुद भी वहाँ से यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, खुद चले जाएंगे, मेजोरिटी चली जाएगी। क्यों? कि यहाँ पे बेहतरी के लिए हुकूमत, जब तक एक अवाम की हुकूमत नहीं आएगी, अवाम के मुंतखब करता हुकूमत नहीं आएगी, तो जो गैर मुंतखब हुकूमत होगी वो गैर मुंतखब लोगों का ख्याल करेगी, अवाम का ख्याल नहीं करेगी। तो जब तक ये फॉर्म 47 की हुकूमतें और दीगर हुकूमतें मुसलत रहेंगी, तो उस वक्त तक जो है मुल्क तरक्की की जानिब
नहीं जा सकता। चलें, तर्जुमान सिंध हुकूमत बुलंद खान जुनेजो साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया बुलंद खान जुनेजो साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। जानना चाहेंगे कि ये अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर की जो रजाकाराना वापसी का जो डेडलाइन थी वो अब खत्म हो चुकी है, कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ। कितनी कार्रवाइयां अब तक हो चुकी हैं, कितने जो अफगानी हैं वो जेर हिरासत है? जी बहुत सारी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत सारी कार्रवाइयां हुई हैं हजारों की तादाद में, और हजारों की तादाद में लोग जो है, जाहिर सी बात है हुकूमत ने पकड़े अपने कैंप्स भी रखे हुए हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का जो प्रोग्रेटिव है इस सारी मामले पे वो अलाइन करता है फेडरल गवर्नमेंट के साथ और अनडॉक्यूमेंटेड अफगान नेशनल के हवाले से। अच्छा। लेकिन उसमें थोड़ी सी अप्रोच सिंध गवर्नमेंट की डिफरेंट है। ह्यूमैनिटेरियन हवाले से हम लोग जो है ये जरा ह्यूमैनिटेरियन तरीके से और ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के को नजरे में रखते हुए हम ये चीज करने जा रहे हैं। हमारी लॉ एनफोर्समेंट जितनी भी एजेंसीज काम कर रही हैं सूबे में इस मामले के हवाले से, उसके अंदर हमने उनको बड़े स्ट्रिक्ट लीगल पैरामीटर्स दिए हैं कि कोई भी हरासमेंट नहीं होगी, कोई भी प्रोफाइलिंग नहीं होगी। तो एक्शन सिर्फ उन लोगों के खिलाफ लिया जाएगा जो लोग जो है अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान की नहीं है। तो जाहिर सी बात है कराची हिस्टोरिकली कराची ने अफगानियों को बहुत ज्यादा होस्ट किया है डेकेड्स के लिए, और बहुत सारे जो हमने से ऐसे भी हैं जो सिटी में, इस शहर में, इस मुल्क में इंटीग्रेट हो गए इस इकोनॉमी में और सोसाइटी में। उन सारी चीजों को नजर में रखते हुए हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि हम कोऑर्डिनेट करें अपने ह्यूमैनिटेरियन पार्टनर्स के साथ और उस हिसाब से इस हवाले को इज्जत से और एहतराम से उनको अपने घर पहुंचाया जाए। ठीक है, ठीक है। तो जुनेजो साहब, कहीं कोई रेजिस्टेंस का सामना तो नहीं करना पड़ा आप लोगों को? सॉरी जी, आपकी आवाज कट गई। जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कोई किसी इलाके में कहीं पे आपको मज़ाहमत का सामना तो नहीं करना पड़ा? देखिए, आई एम श्योर ऐसे कुछ इंडिविजुअल वाकयात हुए होंगे, मुझे किसी का इल्म तो नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है बहुत सालों से लोग रह रहे हैं यहाँ पे, और बिल्कुल हो सकता है कि कुछ लोगों को इस बात पर खुशी नहीं हो रही होगी कि वो वापस जो है जहां वो शायद समझ के ये बैठ गए थे कि हमारा घर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन का इशू आता है तो हमारी ये प्रायोरिटी पाकिस्तानी पहले हैं, जो यहाँ के बर्थ राइट सिटीजन हैं और जो यहाँ के रहायशी हैं, जिन्होंने यहाँ पर सदियां काटी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है हम उनको कॉम्प्रोमाइज करके किसी और को प्रायोरिटी तो नहीं दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हम कोशिश यही कर रहे हैं, सिंध हुकूमत की यही कोशिश है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को बगैर किसी हरासमेंट, बगैर किसी प्रोफाइलिंग और बगैर किसी की डिग्निटी या रिस्पेक्ट को हर्ट किए हम उनको खैरो आफियत से उनके घर वापस दें। चले, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि विद रिस्पेक्ट हर के साथ आप मामला कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और मामलात अब बेहतरी की तरफ जाएंगे, ये बड़ी उम्मीद है लोगों को आपसे। शहर के वो कौन से इलाके हैं जहां पर ये कार्रवाइयां ज्यादा की जा रही हैं? क्योंकि सोराबकोट का इलाका खासा मशहूर है, जहां जिसके बाद अफगान बस्ती भी है और इसी हवाले से कुछ इत्तेहाद टाउन वगैरह का भी का है। तो मजीद बताइएगा कि कहां पर और कार्रवाइयां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, आपने जैसे बोला है तो सोराबकोट का तो इलाका बिल्कुल मशहूर है कि सोराबकोट वाले इलाके में बहुत सारे अफगानी वहां पर रहायश पजीर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मेन हॉटस्पॉट्स तो यही है जो आपने बात की। उसके अलावा कटी पहाड़ी का भी इलाका है, सरजानी टाउन भी है। तो जाहिर सी बात है आप ऐसे पिन पॉइंट तो एग्जैक्ट लोकेशंस नहीं कर सकते, लेकिन मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर अक्सरियत है इन लोगों की, वहां पर ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन उन्हीं इलाकों में की जा रही है, खास करके सोराबकोट, सरजानी टाउन और कटी पहाड़ी वाले जो इलाके। ठीक है, बुलंद खान जुनेजो साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियोज में हमारे दूसरे गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। शेख खालिद सुल्तान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेख खालिद सुल्तान साहब, आपने भी बात सुनी और ये कार्रवाइयाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कार्रवाइयाँ अब इकदाम किए जा रहे हैं ये अब से पहले किए जाने चाहिए थे, ताकि क्योंकि अब तो शहर की काफ़ी सूरत हाल जो है वो इनके ग्रिप में आ चुकी है। आप तिजारती मराकज़ देख लें या वैसे गली मोहल्लों को भी आप देख लें तो बहुत आपको अफगानी नज़र आते हैं।
ये इस बात का मैं जवाब देता हूँ, लेकिन मेरे भाई बार बार ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अपने जो शहर के लोग हैं, जो इस शहर के मालिक हैं, जो इस शहर को जिन्होंने बनाया बसाया, उनके हवाले से भी कभी नजरिए से सोच लो, इस जहन से सोच लो कि ये भी इंसान है। यहाँ जो लोग रह रहे हैं, जिस मुश्किल में, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना रोड है, ना ट्रांसपोर्ट है, तो हज़ारों परेशानियों में मुबतला है यहाँ के लोग। जिस गली में जाओ, सीवरेज लाइन बह रही है, पीने को पानी नहीं आ रहा, उनके लिए भी कभी 2 लफ्ज़ अच्छे बोल लेने चाहिए थे आपको अफगानिस्तान का। मुझे पता है इसके पीछे एक बड़ी करप्शन का, क्योंकि जब भी पीपल्स पार्टी को ऐसा कोई मौका मिलता है तो एक बड़ी करप्शन उसके पीछे। आप देखिएगा भैया, इसका जब बिल आएगा ना, जो इख्तियार के अफगानियों को जो भेजने का, आप देखिएगा वो अरबों रुपए में होगा, और उसके पीछे एक बड़ी करप्शन हो रही होगी। मतलब इस शहर के जो हक है, पैसा जो शहर में आगे लगना चाहिए था, वो अब ये अफगानियों को भेजने के नाम पे। देखिए, बहुत सारे अफगानिस्तान तो खुद जा रहे हैं, क्योंकि अफगान जो है वो डेवलप हो रहा है, अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है। वहाँ डॉलर कितने का है? तकरीबन 80 अफगानी के करीब का है, 70 से 80 के दरमियान, एग्जैक्टली मुझे फिगर, लेकिन 80 से ज्यादा का नहीं। हमारे पास तो तकरीबन 300 तक पहुंच चुका है। हमारा 282-83 रुपए का आज का रेट है। तो वो जा रहे हैं, जिस तरह भी मेरे भाई सलीम भाई ने कहा कि वो जो बांग्लादेशी थे पहले, जो भरे हुए थे, कोई घर शायद खाली होगा, कोई मस्जिद खाली होगी, अब ढूंढने से नहीं मिलता। ठीक है भाई, लोग वहां जाते हैं जहां उनको रोजगार मिलता है, जहां उनको सहूलतें मिलती हैं। बहुत सारे अफगानी खुद जा रहे हैं। अब इसके यार में एक बड़ा करप्शन मैं आपको बता रहा हूँ आज, कि जितने पीपल्स पार्टी के दौर में जितने भी चीजें सामने आई हैं, बारिशें हुई, उसके नाम पे जो है अरबों रुपए का करप्शन किया गया। अभी जो लाड़काना, और जो 2-3 साल पहले ये जीरा सिंह में जो नवाब शाह से लेके और पूरी लाड़काना और दादू डूबा था, उसके नाम पे 50 अरब रुपये उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके लिया। ये फाइनेंस बिल पास नहीं कर रहे थे मकान बनाने के लिए, उसके अंदर जो करप्शन निकलेगी, ये जो ग्रीन लाइन और ये रेड लाइन और ये ऑरेंज लाइन और ये जब एक और ग्रीन लाइन, इसके अंदर जो करप्शन के जो मामला चल रहे हैं, जो इस शहर को और खंडर बना रहे, बजाय इसके कि इस शहर को ट्रांसपोर्ट का अच्छा इंतजाम दिया जाता और इसको बेहतर किया जाता, उसके नाम पे ये जो डाल के पूरे शहर को जिन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, और पूरा जो असल को जो जरूरत है 12-15 हज़ार बसों की यहाँ पे, उसके लिए उसके नाम पे 50-60-70 अरब रुपए में 40-50-60 बसें या 100 बसें चलाने का इल्जाम ला रहे हैं। दूसरा जी, तो ये बता रहा हूँ मैं आपको कि पीपल्स पार्टी का तो ये लॉटरी खुल गई है। अरे ये बात ह्यूमैनिटेरियन की बात, ग्राउंड की बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं। मैं तो उनसे कह रहा हूँ कि भाई, ये शहर के जो लोग हैं उनके लिए भी 2 लाख। अगर कोई काम करने जाती है तो उस पर भी कौन सा काम? ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। सलीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आपको बता रहा हूँ, ये सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट, इनका सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया। कितने साल से शहर में कचरा कौन उठा रहा था? ये वानी उठा रहे थे, और घरों से पैसे भी ले रहे थे। अब इन्होंने टैक्स लगा दिया हर घर के ऊपर, हर बिजली के बिल के ऊपर 300 रुपए का तकरीबन एवरेज टैक्स आ रहा है, 200 से लेके 300 रुपए का। और ये असल काम तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ये कर रहे थे। सलीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखिए, ये इंसानी हुकूक की जो बातें हो रही हैं, वो आप देखें तो सबसे ज्यादा इंसानी हुकूक की पामाली इस मुल्क के अंदर में हो रही है। आइन सरेआम तोड़ा गया, किसी ने कोई परेशान हाल नहीं हुआ। खवातीन को सरेआम सड़कों पे घसीटा गया, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। इस खवातीन के लोगों के घरों में घुसकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। अब आप देख लें कि एक बहन को भाई से मिलने तक की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसके अंदर एक बहन अपने भाई से जाके नहीं मिल सकती अदालती अहकामात के बावजूद? और फिर उसको ज़बरदस्ती अलीमा साहबा को, उनकी बहन, दूसरी बहनों को पकड़ के गाड़ी में बिठा के आगे पता नहीं कहाँ जाके छोड़ दिया उन्होंने, जेल से दूर हटा के। उनको पूरा मैंने एहतजाज का हक भी नहीं दिया गया कि वो वहाँ पे एहतजाज का अपना हक महफूज रखती थी, कि भाई वहाँ पे धरना देती हूँ, वहाँ पे बैठती कि भाई हम अभी से मुलाकात किए बगैर वापस नहीं जाएंगी। तो उनका बुनियादी हक था, उनको उनके बुनियादी हक से भी महरूम किया गया। इस तरह की हुकूमतें जो कि अवाम की हुकूमतें नहीं हैं, जो कि अवाम की मुंतखब करता नहीं है, जो कि लाई गई हुकूमतें, और फिर ये हुकूमतें मादनियात का फैसला करेंगे हमारी। ये चोर हुकूमत जो ऑलरेडी जो फॉर्म 47 की पैदावार इनको लाने वाले, इन्होंने भी मुल्क से गद्दारी की, और ये तो है ही गद्दार। और ये लोग हमारी मादनियत का फैसला करेंगे, जो आज तक जो है ना वो खाते हुए आए हैं सिर्फ।
आज तक उन्होंने जो हजारों अरब डॉलर की मादनियात बैरून ममालिक में मुंतकिल की है उसका हिसाब तो उन्होंने दिया नहीं है, और ये कि मादनियात के फैसले करे मुल्क की, तो ये मुमकिन नहीं है। जो दीगर ममालिक से लोग आ रहे हैं वो भी इसको हक नहीं पहुंचता कि वो किसी करप्ट तरह के मुआहदे करके पाकिस्तानी कौम का नुकसान करें। जरूर जरूर। और यहाँ मौलवी साहबान से भी मैं कहूंगा कि वो भी फतवा दें कि बहन को भाई से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। भाई ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सा कानून है कि एक बहन अपने भाई से नहीं मिल सकती। ठीक है, इस पर भी जरूर बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बड़े सवालात उठा दिए हैं खालिद साहब ने भी और सलीम साहब ने भी। जुनेजो साहब से बात करेंगे। जुनेजो साहब बताइएगा, ये क्यों इल्जाम लग जाता है जब भी पीपल्स पार्टी कोई काम करने जाती है तो अजब करप्शन की गजब कहानी सामने आने का इल्जाम लग जाता है कि आप देख लीजिएगा, मतलब खालिद साहब ने आपको कह दिया कि ये कहीं ना कहीं इसमें करप्शन का कोई ना कोई एलिमेंट है, क्यों? अनफॉर्चुनेटली एक नजर करो, एक बात मुझे बता दें कि मैं लेट ज्वाइन किया था, तो कौन कौन से मेंबर्स हैं पार्टी के? एक पीटीआई के दोस्त हैं और एक एमकेएम के जी, और एक शेख खालिद सुल्तान साहब है एमकेएम के, ठीक है, और पीटीआई से सलीम सिचवानी साहब है। ओके ठीक है जी। पहले मैं बात करूं कि किसी ने बात की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट मैनेजमेंट के हवाले है। वो जो है कोई गवर्नमेंट के मुलाजमीन, उसमें गवर्नमेंट जो है उसको ओवरसी करती है, लेकिन इट्स डन थ्रू अ प्राइवेट चाइनीज कंपनी जो एक प्रोसेस के थ्रू आती है, एंड दे लुक आफ्टर सिंथ सॉलिड वेस्ट। जो कचरा उठाना है, क्लियर करना है कराची को, वो सारा उनके हवाले से होता है। तो ये शायद इनकी नॉलेज नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जाहिर सी बात है आजकल जो है वो एमकेएम के दोस्त भी परेशान हुए हैं, पीटीआई के तो वैसे ही परेशान थे। तो एमकेएम को नजर आ रहा है कि कराची उनके हाथ से निकलता जा रहा है, जिसकी वजह से वो हर चीज पर वावेला करते हैं। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को सबसे ज्यादा अवलीन तरजीह दी है, ताकि इन लोगों को कोई उंगली उठाने की वही नहीं हो। ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट इकोनॉमिस्ट ने, कोई एरे गेरे कंपनी रिकॉग्नाइज्ड कंपनी नहीं, इकोनॉमिस्ट ने रैंक किया है 6th इन द वर्ल्ड फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर इट्स डिलीवरी इन बिजनेस, टू डिलीवर बिजनेस। उसके अलावा जो है उसके ही थ्रू हमने जो है जब सनाब आया है उसके बाद हमने ही वो पैसे रेज किए और थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप SPHF बनाया, सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टेड, जहां पर 21 लाख घर बन रहे हैं, जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है पूरे दुनिया का। अच्छा। और जो वो इनिशिएटिव जो 5 लाख घर की बात करते थे इमरान खान, वो 5 लाख घर अपने 4 सालों में नहीं बना सके, और हम आपको इंशाल्लाह अगले 2 सालों में 21 लाख घर बना के देंगे। और अब तक 4 लाख घर बन चुके हैं और 8 लाख घर जो है वो आधे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप बाहर निकलेंगे, शहर से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। तो जाहिर सी बात है ये लोग जो है महदूद हो गए हैं, अभी ये जो है मोहल्लों की सियासत करने पे आ गए हैं। अच्छा। इनको जो शहर की सियासत से छोटे हो गए और अपने मोहल्लों की सियासत कर। अच्छा जुनेजो साहब, जो सवाल था ना, हर चीज में इनको करप्शन नजर आती है। जुनेजो साहब जो सवाल था ना वो ये था कि जब अगर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, मौजूद है एक इदारा, तो फिर गली मोहल्लों में ये अफगान बच्चे ये बाइक के साथ इतने बड़े बड़े थैले लेके घरों से कचरा जमा करते हुए क्यों नजर आए? इन्हें कैसे स्पेस मिली? और वो पैसे भी लेते हैं बल्कि, और वो बाकायदा उनके एरियाज डिस्ट्रीब्यूट हैं। ये तो हम खुद विक्टिम हैं इसके। बहुत अच्छा आपका सवाल है और ये बिल्कुल हकीकत है, इसमें मैं बिल्कुल ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो प्लास्टिक बॉटल्स उठाते हैं, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, वो प्लास्टिक को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ऑयल को करते हैं, उन चीजों को जो रिसाइक्लेबल चीजें होती हैं, वो जाके वो फैक्ट्रीज को और उन रिसाइक्लेबल प्लांट्स को जाके वो अपना सामान बेचते हैं। ठीक है। तो वो कोई अगर आपका कल सिस्टम जो है, अगर आप एक जगह पे आप गार्बेज कलेक्शन यूनिट बनाते हैं, उधर से भी वो बच्चे फिर भी जो लोकल है, जो जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो अपने आप को पैसे कमाने के लिए, अपने आप को 2 रोटी, उनको रोटी नसीब होने के लिए वो ये चीजें बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ऐसा ही होता है जुनेजो साहब, और जो बाकी का जो कचरा होता है ना, वो सारा वो नाले में डाल देते हैं। इसकी भी वीडियोस वायरल हुई हैं। ऐसी बात है, कराची एक बहुत बड़ा मेट्रोपोलिस है, मैं इसमें कोई शक नहीं है कि कराची के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। जी जी। कराची के इश्यूज पीपल्स पार्टी के पास या सिंध हुकूमत के पास
प्रॉपर तरीके से इन द लास्ट 2 years आए हैं, जब से हमारा मेयर इलेक्ट हुआ है, मुर्तजा वहाब साहब इलेक्ट हुआ है। उससे पहले तो सब कुछ इनका करता था। इनसे पूछे कि इन्होंने क्या किया सिर्फ कराची के लिए और क्या नहीं किया। इन्होंने तो कुछ नहीं किया। अब जब 2 साल हमें हुए हैं तो आप हमें अपना टर्म पूरा करने दें, फिर इंशाल्लाह आपको हम अपनी पूरी रिजल्ट बताएंगे। सर जुनेजो साहब, सर जी बड़ी माजरत, मैं आपके कता कलामी की बड़ी माजरत, लेकिन मैं जब भी शो करती हूँ और कराची के मसाइल पे, अभी तो खैर हम अफगान शहरियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब जब आपने मेयर कराची की बात की तो मैं जरूर आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये पूछना चाहूंगी कि पूरा कराची इस वक्त उधड़ा पड़ा हुआ है। ऐसे लगता है कोई गढ़ा, कोई रोड सलामत नहीं है बगैर गढ़ों के। कोई कहीं गैस की लाइन डल रही है, वो अधूरी छूटती हुई है, कहीं पानी की लाइन डल रही है, कहीं सेवरेज का मसला है, कहीं बीआरटी बन रही है। मतलब मेन शाहराहें खुदी हुई हैं, गली मोहल्लों की तो बात ही क्या करें। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जाहिर सी बात है, जब आप डेवलप करते हैं किसी जगह को, सबसे पहली प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए, और दुनिया में भी होता है सबसे पहले आपको। लेकिन वो टाइम फ्रेम में आ नहीं रहा है ना सर जी, टाइम फ्रेम फैलता जा रहा है, बजट फैलता जा रहा है। सबसे पहले उसका ड्रेनेज सीधा करना होता है। अगर आप ड्रेनेज सीधा नहीं करोगे, जो माजी में होता गया है, जो माजी में बहुत हुआ है, स्पेशली एमकेएम के टाइम पर बहुत ज्यादा हुआ है, तो फिर क्या होता है कि फिर आपके वही रोड खराब भी होते हैं, वही रोड आप वापस कल खोदोगे ड्रेनेज सीधा करने के लिए, वही रोड आप खोदोगे दूसरी चीजों के लिए। इसीलिए आपकी बात बिल्कुल सही है। 2 साल हुए हैं, बिल्कुल कराची में बहुत जगहों पे ऐसी चीज हो, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि हर जगह खुदा हुआ है, लेकिन बिल्कुल 2 साल हुए हैं। आप 4-5 साल के बाद खुद ही देखेंगे, 4 साल जब गुजरेंगे तो यही चीजें आपको, इनकी बुनियाद आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। जो कुछ अभी बाकी है वो भी नहीं मिलेगा फिर 2 साल बाद। अब देखे ना, अब ये बात कर रहे हैं मुस्तफा कमाल का दौर गुजरा 4 साल का, कराची शहर दुनिया के अच्छे शहरों में शुमार होने लगा था। उसके बाद 2016 तक इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर अपने रखे और कराची शहर को तबाह कर दिया। 6 साल तक यहाँ पे इलेक्शन नहीं कराया इन्होंने। उसके बाद 2015 दिसंबर में जब इन्होंने इलेक्शन कराया और 2016 में बड़ी मुश्किल से मेयर को जो है वो इन्होंने हलफ उठाने दिया, उसके बाद उसको इख्तियार नहीं दिया। हालांकि जब 18वीं तरमीम हो रही थी उसमें ये साफ लिखा गया था कि उसके साथ साथ 140A की भी एक शिक्षा शामिल की गई थी कि बल्दियाती निचली सतह की, तहसील की सतह तक जो है सिर्फ कराची के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए 5 साल तक बोलते रहे, नहीं दिया। 300 खत लिखे इनको, अरबों रुपये। आपको ऐसी बता रहा हूँ, जो मुस्तफा कमाल साहब मशीन छोड़ के गए थे, जो बेहतरीन दुनिया की मशीनरी थी जो शहर को डेवलप करने के लिए और साफ करने के लिए, 46 करोड़ रुपया चाहिए था उसको सही करने की, जो गटर बत्ती में आज तक सड़ रही है। इन्होंने उसको 1 रुपया नहीं दिया उस मशीन को सही। और वो हाथ रुपए, बसें भी सारी वो हो गई थी, कह रहा हूँ ना, बसें थी, सब कुछ, सब उनको टायर जो उसके टायर निकाल के बेच दिए थे। फिर उसके बाद जो है इनका मेयर अब चले 2 साल से आ गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को तकरीबन 3 साल जस्टिस गुलजार को हो गए, जो 140A के तहत जाने से 1 दिन पहले 140A के तहत लिख के गए, एक एक चीज लिख के गए, कौन सा डिपार्टमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या इख्तियार होने, सब लिख के गए। ये अपने मेयर को इख्तियार देने को तैयार नहीं है। अपने मेयर को कितने फंड दिए इन्होंने, बल्कि और कई डिपार्टमेंट उन्होंने ले लिया अपने सवारी गवर्नमेंट के पास, आपको पता है। अच्छा, इस वक्त एग्जैक्टली डिटेल, क्योंकि मौजू आज मुझे बहुत कम टाइम दिया गया, तो सिर्फ मौजू उसका था, वरना तो मैं इनको उधेड़ कर दूं। पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया इस शहर के साथ, इस शहर के साथ नहीं, ये पूरे सिंध के साथ किया, पूरे सिंध के साथ जो जुल्म, सिंधी मेरे भाइयों के साथ भी जो जुल्म सितम इन्होंने किए हुए, ये समझते बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उनको 2-2, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार महीना दे के क्या वो बिक जाएंगे? वो बेचारे गरीब हैं, उनको अपनी रोटी के लाले पड़े हुए, इसलिए वो नहीं निकलते, नहीं जमा हो पाते बेचारे। और इन्होंने जिस तरह वहाँ पे जागीरदार सिस्टम के तहत उनको कब्जा किया हुआ, वरना तो 16 साल हो गए हैं, 16 साल हो गए हैं, 2008 से लेके आज 2025, 17वां साल शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी ने इस पूरे शहर जो कराची दुनिया में बेहतरीन शहरों में शुमार होता था, 70 तक ये शहर कराची दुनिया के एशिया की नहीं बता रहा, नहीं, ये तो प्रेडिक्शन थी कि कराची शहर बेहतरीन आते थे जहाँ आते थे लोग। मेरी अपनी जिंदगी की बात है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। मैंने वो शहर को इतना साफ सुथरा देखा है। फिर एक हमारा जब दौर दोबारा आया 2006 में, जब हमारे मेयर ने हल उठाया, 2010 तक रहा, फरवरी 2010 तक रहा। इस शहर को 4 बेहतरीन कॉरिडोर दिए। फिर हमारे उस और इंटरनेशनल सतह के आपने देखा बस स्टॉप और 7,000 बसें लाने का हमारा प्लान था।
अगर ये हमारे साथ ज्यादती नहीं की जाती, हमारे से वो देखिए तो एक टेन्योर और मिल जाता तो आज दुनिया के बेहतरीन शहरों में हमारा शुमार, यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता, पानी K4 में सुबह जो 27 अरब रुपए कंप्लीट होना था, इस वक्त 200 अरब रुपए ज्यादा उसकी कॉस्ट हो चुकी है। K4 का मंसूबा तो हम बोल के थक गए। मैं एक और चीज बता रहा हूँ, इन्होंने K4 मंसूबा क्यों नहीं हुआ? 10 दफा ने उसका रूट तब्दील किया सर, KCR नहीं हुआ, K4 मंसूबा नहीं हुआ, और पता नहीं कितने मंसूबे अभी BRT जान को आया हुआ है। कर रहे हैं कि इसमें आराम से बहुत सारा माल आ जाएगा इनके पास। अच्छा जी सलीम साहब, वरना तो इतने पैसे माल सलीम भाई मेरे बात, कम से कम इस पैसे में जिसमें ये बन रहा है ना, अगर फर्स्ट करें 60, ये जो अभी रेड लाइन बन रही है, ये कम से कम फर्स्ट करें, मेरे इससे ज्यादा का 60 अरब का मंसूबा है, 20 अरब रुपए लगाते शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे और 40 अरब रुपए की बसें डाल देते, 4000 नई बसें शहर में चल रही होती है एक साल के अंदर। सलीम साहब जी बोले। 2 साल पहले आपने देखा होगा कि बजट था सॉलिड वेस्ट का 10 अरब रुपए। अच्छा। आपको शहर में जगह जगह कचरे के डब्बे भी नजर आ रहे होंगे, हर फ्लैट के बाहर, और ये डेकोरेशन नजर आ रहा था। सुबह को अगर आप उठते होंगे तो आपने देखा होगा कि गाड़ियां भी आ रही है, सुबह में भी गाड़ियां आ रही है, कचरा उठा के ले जा रही है और कचरा छोड़ के ले जा रहे हैं। अब नई गाड़ियां भी आई थी जी, वो अब गाड़ियां किधर गायब हो गई, वो डब्बे किधर गायब हो गए, मगर बजट जो है वो डबल हो गया, वो 10 अरब का बजट हो गया 20 अरब रुपए। अच्छा। और कचरे का जो गाड़ियां थी, वो डब्बे थे, वो सारे गायब हो गए। अब आप बताएं कि जब करप्शन की लेवल इस हद तक बढ़ जाएगी और फिर आंखें बंद करके कहेंगे कि सब कुछ सही है, तो ये मुमकिन नहीं है। अब 20 अरब रुपए का मतलब हुआ 7 करोड़ और 60 लाख रुपए पर यूसी, ठीक है, कचरा उठाने का बजट। भाई अगर आप नहीं उठा सकते तो आप यूसी चेयरमैन को दे दें यही, और उसके बाद ना उठाएं तो वो अवाम की ग्रिप में भी होंगे, अवाम की पहुंच में भी होंगे, अवाम उनको पकड़ भी सकेगी। सब चीजें अपर लेवल पे होती हैं। क्या वजीर बल्दियात नहीं होते सिंध में? क्या वजीर बल्दियात नहीं है? क्या वाटर बोर्ड के चेयरमैन और ये सीधा सिंध गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते? सिंध गवर्नमेंट का मतलब क्या है? वो कराची अलग तो नहीं हो गया था? अगर ये एमक्यूएम पे इल्जाम लगाते हैं तो ठीक है, ये इनके आपस की सियासी मामलात हैं, मगर कराची से अलग तो नहीं हो गया था। कराची के तो अंडर में ही था ना, सिंध के गवर्नमेंट के अंडर में ही था। तो अगर कुछ भी खराबी पैदा होती है तो उसकी मेन रिस्पॉन्सिबल जो है वो सिंध गवर्नमेंट ही आएगी। ठीक है, तो वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करें और जो खराबियां उनको दूर करने के ऊपर तवज्जो दें, न कि सिर्फ बयानबाजी से एक दूसरे को ऊपर डालना, वो उस पे डाले, वो उस पे डाले, इससे काम नहीं चलेगा। जो हुकूमत वक्त जिसके कंट्रोल में है वो उसका जिम्मेदार है और वो उसमें कोई हकीकत ही नहीं। बात फिर वही घूम फिर के आ जाएगी कि करप्शन करप्शन और करप्शन। जब तक इससे हम जान नहीं छुड़ाएंगे उस वक्त तक हम आगे नहीं जा सकते। ठीक ठीक। बुलंद खान जुनेजो साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। देखिए, जो 17 साल की हुकूमत है ना, इस पे बड़ा क्वेश्चन है, क्यों नहीं कराची के लोगों को आप मुतमईन कर सके? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने क्यों नहीं डिलीवर किया? मतलब 16-17 साल भी कम पड़ गए क्या? देखिए, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है हमें डिलीवर नहीं किया। आप खुद कह रही हो कि 16 साल से हम गवर्नमेंट में हैं और 16 साल 4 दफा हमें जो है सिंध के लोगों ने, सिंध की अवाम ने इलेक्ट करके अवानों में भेजा है, और अगर हम उनके डिलीवर नहीं कर रहे होते तो ये यकीनन नहीं हो सकता। आप बात करती हैं कराची की, कराची भी बिल्कुल सिंध का ही हिस्सा है। एएमसी के अथॉरिटी में बहुत सारे ऐसे अथॉरिटीज हैं जो बहुत जरूरी हैं कराची को संभालने के लिए। इसमें वाटर बोर्ड हो गया, सुवेज वगैरह हो गया, आपका म्युनिसिपैलिटी की जितने भी फंक्शनिंग चीजें होती हैं, उसके अलावा कराची को इम्प्रूव या बेहतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो चीज हमें पिछले 2 सालों से मिली है और उसी के लिए सिंध गवर्नमेंट, एएमसी दोनों बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आपको इन 4 सालों बाद बिल्कुल नजर आएगा। तब मैं आपसे ये सवाल जरूर करूंगा कि अब आप बताएं। लेकिन मेरे पे दोस्त शायद एमकेएम के, उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या किया है। हमारी सियासत सर BISP की सियासत है, SPHF की सियासत है, NICVD की सियासत है, पीपल्स बस सर्विस की सियासत है, साइबर नाइफ की सियासत है, शाह भुट्टो की सियासत है। आपकी जो सियासत माजी में रही है वो बोरीबंद लाशों की रही है, चाइना कटिंग की रही है, शटरडाउन हल्सारों की रही है, और भाई की सियासत भाइयों। लेकिन एक क्रेडिट तो जाता है ना जुनेजो साहब, मेयर इनका मेयर दुनिया का बेहतरीन मेयर करार दे दिया गया, ये भी तो क्रेडिट है इन पे। ये बिल्कुल उन्होंने क्रेडिट, आप अगर उनको क्रेडिट देती हो तो अच्छी बात है। मैं नहीं दे रही, ये तो दुनिया दे रही थी ना। देखिए, अच्छा एक चीज जुनेजो साहब, एक बड़ा मामला जी, चारा कटिंग आपके
उनके जी, ये भी बिल्कुल है, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये भी इल्जाम आते हैं, बिल्कुल है ऐसे। पीपल्स पार्टी के जो किरदार है पाकिस्तान को तबाह करने में, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह करने में, पाकिस्तान जो बेहतरीन 70 में डेवलप मुल्क था और तमाम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, इंडस्ट्रीज चल रही थी, और जहाँ की पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी जो है वो अपना शिपिंग वो था, जाइंट था, और इसी तरह यहाँ के जो बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां, यहाँ की फैक्ट्रियां, यहाँ का कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर था। इन्होंने नेशनलाइज करके जो उसको तबाह किया, पाकिस्तान की कमर पे मारा। फिर उसके बाद जो तैयार हाईजैक करने की इनकी दास्तान, जो दहशतगर्दी इन्होंने मचाई और जिस तरह लोगों को कत्लेआम किया, और जिस तरह कराची में गोलियां चला के जो है वो उर्दू स्पीकिंग्स के ऊपर जिस तरह गोली चला के, जहाँ पे आज भी उनकी खबरें हैं, इनका अपना क्या किरदार है। यह आज एमक्यूएम पे झूठे इल्जाम लगा के कि वो दहशतगर्दी, एमक्यूएम ने दहशतगर्दी की, तुमने उसकी बुनियाद रखी। क्लाशनकोव कल्चर किसने मुतारिफ कराया, जहाज किसने अगवा किया था, पाकिस्तान की बुनियाद किसने, वशी पाकिस्तान से अलग करने का किरदार किसने अदा किया? पीपल्स पार्टी ने अदा किया। क्या किया पीपल्स पार्टी ने सिवाय इसके करप्शन करने के और पाकिस्तान को लूटने की? किस बात की बात करते हैं कि बत्ताखोरी, उसकी कौन सी बत्ताखोरी की बात कर रहे हैं? खुद किस तरह इन्होंने पूरी लोगों की जाके सिंध में देखे, सबके अपने ही लोग जो इनके साथ शामिल थे उनकी जमीन पर और कारखानों में कब्जे किए। आज जुल्फिकार मिर्जा, उसकी फैमिली और बहुत सारे इनके जो इनके साथ शामिल थे, उनकी सबकी जमीनों पे उन पर कब्जे कर लिए इन्होंने। आज जो कह रहे सिंध वहाँ पे इनको वोट देते हैं, सिर्फ उन्होंने कब्जा किया अपनी इंतजामिया की बल के ऊपर, पुलिस और उसके इंतजामिया के बल पे, वहां के लोगों के उसके वोटों के ऊपर। ये उसी फेडरलिज्म के हिस्से की बात आप कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं जिसके खिलाफ एमक्यूएम बनी थी। एमक्यूएम ने तो कहा था कि नौजवानों के सामने पहुंचाया, आम गरीब के बच्चों को मेयर बनाया, आम गरीब के बच्चों को एमएलए, एमपी, सेनेटर, मिनिस्टर बनाया। यह है एमक्यूएम का किरदार, यह है एमक्यूएम का प्रोग्राम। तुमने क्या किया? सलीम साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अब ये आप स्पीचलेस हो गए। नहीं, ये तबसरे ऐसे है ना कि ये चलते रहेंगे, मगर हम इन तबसरों में उलझे रहेंगे तो हम उलझे ही रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। जी, मसला ये है कि जो मैं वही बात कहूँ, बेसिक जो खराबी है, चाहे वो एमक्यूएम के अंदर हो, चाहे वो पीटीआई के अंदर हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के अंदर हो, चाहे वो नून लीग के अंदर हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर हो, किसी भी पार्टी के अंदर हो, जरूरी नहीं कि सब पार्टियों में हो। करप्शन जिस मुल्क की तबाही के असल जिम्मेदार है, जो मुल्क को बर्बादी की असल जिम्मेदार है, और तो उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता, उसके खात्मे के लिए कोई प्लान नहीं दिया जाता। मंसूबे तो बड़े बड़े बनाने की कोशिश की जाती है कि हम यहाँ से लेके वहां तक ब्रिज बनाएंगे, हम यहाँ से लेके ये सारा बनाएंगे, हम यहाँ से लेके ये मोटरवे बनाएंगे, मगर इन सब के अंदर मौजूद करप्शन को जो है ना वो उजागर नहीं किया। डिजिटलाइज कर रहे हैं तो उससे तो सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। ये गवर्नमेंट सिर्फ बातें करेगी, डिजिटलाइज नहीं करेगी कंप्लीटली। क्यों? ये सिर्फ खान की गवर्नमेंट करेगी जिसने उसके ऊपर काम भी शुरू किया था। अच्छा। और पहली दफा था कि सानिया सईद साहबा को जो लाए और पूरे पाकिस्तान के गरीबों का डेटा मुनज़्ज़म किया, फर्स्ट टाइम था कि जिसमें सानिया निश्तर साहबा ने जो पूरा डेटा मुरतब किया। वरना से पहले आप देख लें, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के प्रोग्राम में लाखों सरकारी मुलाजमीन जो है ना वो से फैजियाब हो रहे थे। एक बंदे के 10-10 जो है ना वो कार्ड बने हुए थे, वो खुद ही फायदे उठा रहे थे। ईवीएम भी आप ही ला रहे थे। ईवीएम जो अवाम को वोट का हक दे रही थी, जो अवाम वोट की मामला भी वही रह गया। वो नहीं, वो पूरा कानून बन चुका था, जिस कानून को इन्होंने रोल बैक किया। क्यों? ये धांधली ज़दा गवर्नमेंट है। ये 15 साल से अगर ये हुकूमत करें तो ये अवाम के वोटों से नहीं, ये धांधली ज़दा वोटों से कर रहे हैं। अगर अवाम के वोटों से इनको हुक्मरानी करने का शौक है तो ले ईवीएम मशीन लाएं, अवाम को अंगूठे का वोट का हक दें, और फिर हम जीते तो हम कहें कि हाँ भाई आप बिल्कुल सही हो, हम गलत हैं। मगर आप देख लीजिएगा कि पहले इलेक्शन में ये शिकस्त फास्ट बुरी तरह से हारेंगे, क्योंकि बायोमेट्रिक में इनके कोई पुरसान हाल नहीं होगा, इतने बुरे तरीके से ये हारेंगे। पीर बगड़ा साहब का बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। सिंध गवर्नमेंट का सौदा तो 2 महीने पहले हो चुका था। अब आप बताएं, जहाँ हुकूमत खरीदो फरोख्त करके बनाई जाएंगी, लोगों को पैसे, इदारों को पैसे बांट कर जब गवर्नमेंट बनाई जाएंगी तो वो क्या ख्याल करेंगे अवाम का? वो तो उन्हीं इदारों का ख्याल करेंगे जिन जिन लोगों ने इनको इलेक्शन में ताउन किया था, जिन जिन लोगों ने इनको इलेक्शन में जितवाया है, वो तो उनका ख्याल करेंगे। क्योंकि अवाम के वोट तो सिर्फ अब नुमाइश बन गया है। अच्छा, अवाम के वोट अब इस बार तो हद हो गई है। जो काम 75 साल से बलोचिस्तान में हो रहा था, फार्म 47 की हुकूमतें वहां पर मुसल्लत थी, अब पूरे मुल्क के अंदर ये पहली दफा है कि फार्म 47 की हुकूमत मुसल्लत है। यानी इलेक्शन जो भी हो, फार्म 47 ने लिख दिया वही हुक्मरान
होगा। बुलंद खान साहब से भी बात कर लेते हैं, अब वक्त बिल्कुल मुख्तसर रह गया। बुलंद खान साहब, लास्ट कमेंट भी आपसे लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो आवाम की तरफ से बहुत ज्यादा किया जाता है, एक इकदाम किया जाता है तजावजात के खात्मे का। एम्प्रेस मार्केट पे ऑपरेशन किया गया, एम्प्रेस मार्केट को सारा खाली करवाया गया, लेकिन उसके बाद जो उसके साइड इफेक्ट्स आए, पूरा का पूरा कराची, कोई रोड, कोई पथारा, कोई जो ग्रीन बेल्ट है वो अब नहीं बची है, हर जगह तजावजात हैं। पूरा का पूरा शहर कराची जो है वो एक लुंडा बाजार का मंजर पेश कर रहा होता है। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, माजी में ये ऐसा नहीं है कि एम्प्रेस मार्केट को क्लियर कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट खत्म करने की वजह से ये बात हुआ है। माजी में भी यही हालात थे, उनको आस्ते आस्ते बिल्कुल कोशिश की जा रही है कि वो चीज खत्म की जाए। एम्प्रेस मार्केट की सूरत में मैंने बचपन से कभी भी वो बिल्डिंग नहीं देखी थी, हालांकि मेरा स्कूल बिल्कुल उसके साथ था, और मैंने तब भी कभी भी वो बिल्डिंग मुझे नजर नहीं आती थी। और जब ये एम्प्रेस मार्केट का ऑपरेशन हुआ, इंक्रोचमेंट खत्म की गई, उसको वापस अपनी असल सूरत में हिस्टोरिकल कंडीशन में लाया गया, तो एक बहुत ही कदीम और खूबसूरत हिस्टोरिक बिल्डिंग है जिसकी हमें कदर होनी चाहिए, करनी चाहिए। आज उस जगह पर लोग जो है वो उस चीज को देखने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है एक प्रॉपर एरिया बनने चाहिए जहाँ पर इन लोगों को जो ठेले वाले हैं या जो लोग जो है रेहड़ी पर अपना सामान बेचते हैं, जुनेजो साहब जी, पर्टिकुलर जगह बननी चाहिए, और मेरा कराची उस पर बिल्कुल काम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी जुनेजो साहब कि एक ऑपरेशन किया जाता है, एक काम का आगाज तो किया जाता है, लेकिन उसका जो इख्तिताम है वो इतना भोंडे तरीके से होता है कि वो फिर वो उस काम के आगाज की अहमियत खत्म हो जाती है। आप ये देखें, K4 मंसूबे की हम बात कर लेते हैं। K4 मंसूबा ठीक है, वो होगा, जारी होगा, लेकिन आगे उसकी जो ऑगमेंटेशन है वो नहीं है, तो उसके बारे में मतलब कोई आगे का नहीं है कोई भी प्लान। तो इन सब चीजों पे नजर करने की जरूरत है। देखिए, K4 मंसूबा बहुत अहम मंसूबा है जी, ये हम बिल्कुल उसको उतनी अहमियत देते हैं कंपेयर टू जो अगर कोई और भी मंसूबा है, K4 को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों महसूस होता है कि K4 को अहमियत नहीं मिलती। ठीक है, हम K4 को बिल्कुल पूरी अहमियत दे रहे हैं, और इंशाल्लाह K4 इसी दौर में ठीक है, बिल्कुल हम उम्मीद रखते हैं कि आप इसको अहमियत देंगे। बहुत शुक्रिया बुलंद खान जुनेजो साहब, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सलीम सिचवानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। और बहुत शुक्रिया शेख खालिद सुल्तान साहब के आप तशरीफ लेके आए। नाज़रीन, करप्शन वो बुनियादी नुकता है, अगर इस पे काबू पा लिया जाए तो तमाम मसाइल का हल होगा। सोचिएगा जरूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।